हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट। और हम लोग अभी तक पीछे टॉपिक्स पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि पहले ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल इन सब के बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने कि सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा था, जिसमें लास्ट में हमने एक क्वेश्चन भी किया था। और आज हम लोग को पढ़ना है, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं किरचॉफ लॉ। तो बात करते हैं किरचॉफ लॉ पे। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं, दो लॉ होते हैं, दोनों नियम बताए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जिसे पहला नियम होता है वो है किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या जंक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है, और उसे करंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो इस लॉ को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो पहले तो डेफिनेशन जो दी गई है उसको देख लेते हैं कि इन एनी इलेक्ट्रिकल करंट इन एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन ऑलवेज जीरो। तो इसमें कह सकते हैं कि जंक्शन, वैसे समझे पहली बात जंक्शन क्या होता है। जंक्शन वो होता है जहां पर कई सारे डायरेक्शन से करंट आ रही हो। आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक रेलवे स्टेशन होता है, तो रेलवे स्टेशन पे भी जंक्शन लिखा होता है कहीं कहीं। वहां पर वो जिस स्टेशन पे जंक्शन लिखा होता है वहां का मतलब ये होता है कि उस स्टेशन पे कई डायरेक्शन से ट्रेन आती हैं और जाती हैं, ठीक है। तो वहीं से इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा रिलेट करेंगे, करंट को समझेंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो एक हम बात करते हैं, एक हम जंक्शन पॉइंट लेते हैं और वहां पर हमारे पास बहुत सारी करंट आ रही हैं और जा रही हैं। ऐसे कुछ मैं डायग्राम बना रहा हूं। इनके नाम दे देते हैं हम लोग। ये मान लीजिए I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 है, आपके पास ये आपके पास I5 कर दीजिए और ये हमारे पास I4 हो जाएगी, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, या फिर से हम लोग क्या बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं, नोड NODE। तो कहीं कहीं हम इसको कहीं कहीं लिखा होता है, किसी को नोड भी लिखा होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह समझना है कि इस पॉइंट पे आकर जो भी करंट आती है, यहाँ पर अभी जो करंट आ रही है, ठीक है, वो सारी करंट क्या होंगी, वो जाएंगी भी इस पॉइंट से। उन दोनों को हम सम करते हैं तो जीरो आना चाहिए। उसका जो रिजल्टेंट करंट होगी हमारे पास वो जीरो आना चाहिए कि भाई रिजल्टेंट करंट जितनी भी हो रही हैं वो जीरो आना चाहिए। और जो भी करंट यहाँ पे आएंगे उन करंट को हमेशा हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं, और जो इस जंक्शन पॉइंट से करंट जाती है उस करंट को हम लिखते हैं निगेटिव, यानी कि निगेटिव सिंबल से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, I3 भी आ रही है, I4 भी आ रही है और I5 करंट जा रही है। इनको अगर हम लिखते हैं सीक्वेंस में तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो करंट इस नोड पे या फिर जंक्शन पर आ रही है उसे पॉजिटिव में लिखना है, इसे ध्यान रखिएगा। तो हम देख रहे हैं I1 करंट आ रही है जंक्शन के पास में, तो इसे हम लोग करते हैं I1 प्लस I2 करंट भी आ रही है तो लिखेंगे I2 करंट पॉजिटिव में, I3 भी आ रही है I3 प्लस में। उसके बाद जो हमारे पास करंट है I4 क्या है, आ रही है नहीं आ रही, जा रही है, उसको हम निगेटिव यहाँ लिख लेंगे कितना I4। और उसके बाद I5 करंट है, सॉरी I4 करंट भी आपकी क्या है, आ रही है, तो इसे पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। ये भी पॉजिटिव में ही रहेगा, I4 भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव में है। और करंट बाहर जा कौन सी रही है, तो वो I5 करंट जा रही है, तो उसके लिए हम लिखते हैं माइनस का I5। इनका टोटल हम सम करते हैं तो ये जीरो कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर भी समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन पे अगर सबकी वैल्यू हम लिख देते हैं, गिवन कर देते हैं, और हमें I5 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं I1 हमारे पास जो करंट दी गई है वो दी गई है 2 एम्पियर की। I2 करंट जो हमारे पास है ये हम वैल्यू मान रहे हैं कि कंसिडर कर रहे हैं। I3 हमारे पास दिया गया है 1 एम्पियर की। I4 हमारे पास जो करंट है वो दी गई है 2 एम्पियर, ठीक। और I5 हम पूछ लें कि कितनी करंट होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम सारी इस वैल्यू पर रख देते हैं तो हम निकाल पाएंगे कि I5 में कितनी करंट होगी। रख लेते हैं
I1 कितना है हमारे पास 2, ठीक है, I2 कितना है 3, I3 कितना है 1, I4 2 और माइनस का I5 हमारे पास नहीं पता, वो तो हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सभी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इन सभी वैल्यू को हम लोग जोड़ देंगे। 2 3 5 5 1 6 6 2 8, तो हम लिख सकते हैं 8 माइनस का I5 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि I5 कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो जितना भी हम देख रहे हैं, जितनी करंट यहाँ पे आती है उतनी करंट यहाँ से जाती है, तो उनका जो टोटल अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। उस कंडीशन से हम लोग कोई भी करंट यहाँ पे निकाल, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। और आगे बात करते हैं, तो ये जो लॉ होता है यानी किरचॉफ करंट लॉ जो होता है, वो आपका क्या करता है कि जो चार्जेस होते हैं उनको क्या करता है, ये कंजर्व करता है, यानी कि क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। यानी जितने भी यहाँ पे करंट आएंगे, जितने भी चार्जेस आएंगे, उतने चार्ज यहाँ से जाएंगे भी, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, चार्ज जो होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था किरचॉफ का पहला नियम, और ये हमारे पास है किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी सेकंड नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसे ही हम लोग किरचॉफ का सेकंड नियम भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पे कि इन एनी क्लोज लूप मीन्स मतलब ये पूरा क्लोज सर्किट होना चाहिए, ठीक है, पूरा एक बंद होना चाहिए सर्किट। तो इन एनी क्लोज लूप ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट इज ऑलवेज 0। यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस सर्किट में ये क्लोज सर्किट होना चाहिए, नहीं पूरा लूप में, जो इसका टोटल हम बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो क्रॉस और ओवर इस एलिमेंट से, तो वो कितना होगा, टोटल उसका सम कर दिया जाएगा तो वो 0 के बराबर होगा। जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा करंट वाले में, तो वहां क्या था कि सभी करंट का अलजेब्रिक सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यह पहला नियम था, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि जब कोई भी आप क्लोज लूप लेते हैं तो उसका जो भी आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये उन्होंने नियम दिए किरचॉफ ने। उसके बिहार पे हम लोग कुछ टर्म्स और कंडीशन पढ़ेंगे। जैसे हम लोग इसको पढ़ लेते हैं तो ये इतना इजी नहीं है कि बस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ऐसे सीधे सीधे अप्लाई नहीं होता। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या होते हैं, कुछ साइन कन्वेक्शन को भी ध्यान रखना चाहिए। वो साइन कन्वेक्शन मैंने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे जो कि ये ABCD करके हम यहाँ पे लिखा है ABCD, तो आप इनको बारी बारी से मैं एक एक करके बताता हूँ। उसके बाद यहाँ से कैसे हम लोग प्रूविंग निकालते हैं वो बताएंगे, और उसके बाद एक एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि जब भी हम क्या ट्रेस करते हैं किसी लूप को, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, इन चारों साइन को ध्यान रखना है। पहला साइन क्या है कि आप जिस मतलब लूप को जिस डायरेक्शन से लेकर जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं उस सर्किट में कि करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे देखिए ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे देखिए पाथ लिखा हुआ है, पाथ मतलब रास्ता, यानी कि आप भी उसे ट्रेस कर रहे हैं, उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में आप भी जा रहे हैं जिसमें करंट जा रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो माइनस का IL लिखा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं कि आप जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, देखिए ये आपकी डायरेक्शन है, यानी हम जो सॉल्व करेंगे तो हमारी डायरेक्शन है कि हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व जो हम क्वेश्चन को इसमें जैसे करेंगे अभी बताएंगे भी, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यदि हम क्या कर रहे हैं, हमारा पाथ ऐसे है, B to A करके है, ठीक है, B to A करके है, तो हम और करंट कैसे जा रही है, A to B जा रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा पॉजिटिव में लिया जाएगा IR, जस्ट अपोजिट A के B वाला, ठीक। उसी तरह हम यहाँ पे सेल और बैटरी को देखें। सेल वाले में क्या देखना है कि यदि हम जिस टेस्ट कर रहे हैं, जिस रास्ते हम जा रहे हैं, वहां पे हमें सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाता है, यानी कि ये जो लाइन दी है नहीं, बड़ी वाली लाइन मिल जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाता है, तो वहां का जो हम पोटेंशियल हम लेंगे वो -E से लिखेंगे, कैपिटल E माइनस का कैपिटल E।
सी का जस्ट अपोजिट हम बात करें तो हम जिस पाथ से जा रहे हैं, जिस ट्रेसिंग कर रहे हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, उस पर हमसे सबसे पहले निगेटिव अगर मिल जाता है, निगेटिव टर्मिनल मिल जाता है सेल का, तो हम वहां पर जो पोटेंशियल होगा यानी सेल की पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 कन्वेक्शन हमने बताए हुए हैं, आप इसको देखें और इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लूप को देखते हैं, जो हमने सर्किट लिया हुआ है, सर्किट को देखते हैं। आप देखिए सर्किट में, तो इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 2 EMF आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 2 सेल देखिए E1 और E2 देखने को मिल रहे हैं और रेजिस्टेंस लगे हुए, हमारे पास कुछ करंट्स दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लूप हम मान सकते हैं। एक लूप हमारा ये इधर की तरफ बनना है, ये थोड़ा सा छोटा बन गया है। आप अगर हम इस चीज को क्या कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में ले जाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी की डायरेक्शन होती है ना, घड़ी किस तरीके से चलती है। ठीक है, तो उस साइड उसी डायरेक्शन में हम क्या ले आते हैं, ले आते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम इसको ले सकते हैं कि लूप ए बी सी एफ ए, लूप ए बी सी एफ ए। आपको ये चीज ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ये पूरा लूप अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ही 0 होगा, यहाँ पे तभी 0 लिखना है। यदि पूरा नहीं है, हमें कोई ब्रांचेस सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे 0 रख के नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पूरा सम टोटल हम कर देंगे, यानी जहां से स्टार्ट किया वहां पे टोटल वहीं तक हम दोबारा अगर पॉइंट पे आ जाते हैं, तब वहां का नेट जो पोटेंशियल होगा वो हम 0 बताया जा रहा है। अगर यहाँ से क्लोज नहीं करते हैं तो 0 होना जरूरी नहीं है कि जरूरी हो। ठीक है, 0 नहीं होगा। हमने अभी लूप जो लिया हुआ है वो लूप लिया हुआ है ए बी सी एफ ए करके लूप लिया है। तो हम इन साइन को ध्यान रखते हुए इस टर्म्स को पढ़ेंगे आगे। तो हम पहले यही से चलना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, हमने देखो सिंबल यहाँ लगाया, ये हमारा, हम जिस हिसाब से ट्रेस कर रहे हैं उस हिसाब से हमने इसको सिंबल को बताया हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ए बी सी एफ ए। तो यहाँ जाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है। देखिए हमने लिखा हुआ था कि जब आप जा रहे हैं और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको पहले मिल जाए तो ई जो होगा आपके पास वो माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप करेंगे माइनस का E1। आगे बढ़ेंगे, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना। देखो करंट डायरेक्शन कैसी है, इधर की जा रही है, बी से ए की तरफ जा रही है। तो हम जिधर हम जा रहे हैं करंट उसके अपोजिट जा रही है, तो क्या होगा, देखो क्या बताया था सेकंड वाले केस में, जिधर हम जा रहे हैं उसके अपोजिट करंट जा रही हो तो हम IR की वैल्यू पॉजिटिव में रखते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हम लिखेंगे I1 और R1। ठीक, फिर आगे बढ़िए, अभी नीचे से आते हैं। तो हम जिधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, हम ऐसे करके, तो सब हमें क्या मिल रही है, हमें डायरेक्शन मिल रही है करंट, देखिए I3 मिल रही है, I3 मिल रही है। और करंट कैसे जा रही है, हम अगर इधर जा रहे हैं करंट देखिए अपोजिट जा रही है। तो यहाँ वैल्यू क्या लिखेंगे आप कहेंगे सर ये हो जाएगी I3 और R3, और फिर हम यहाँ पे प्रॉपर यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये हमारा पहला टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे। टोटल इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको बाहर निकाल के लिखें तो हम इस तरह इसको भी लिख सकते हैं कि सर ये हो जाएगा कि I1 बराबर I1 R1 प्लस I3 R3। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लेनी है कि I3 जो हमारे पास था वो I1 प्लस I2 को सम करके I3 निकल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर जंक्शन लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखो, अगर जो बताया गया आपको वहां पे बताया गया था कि जो करंट आपके पास आएगी वो पॉजिटिव, जो जा रही होगी सो निगेटिव में। तो यहाँ पे इस जंक्शन में देखिए कौन सी करंट आ रही है, तो I1 आ रही है, I2 आ रही है, जा कौन सी रही है, I3। तो I3 बराबर I1 प्लस I2 यहाँ रखा गया है। तो ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ तक अगर हम बात करें कि सब सिर्फ हमें अगर टॉपिक देखना है तो हम यहाँ तक इसको ओके कर सकते हैं, चाहे ये टर्म पे आप ओके कर दीजिए, चाहे ये टर्म पे ओके कर दीजिए, नहीं तो हम यहाँ वैल्यू रख के भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सर I1 बराबर हो जाएगा I1 और R1 प्लस का I3 की जगह पे क्या रख सकते हैं आप, I1 और प्लस I2 रख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास I1 प्लस I2 ब्रैकेट में आपके पास कितना, R3। तो इस टर्म्स को भी आप लिख सकते हैं। ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ एक लूप लिया है, तो यहाँ पे 2 लूप बन रहे हैं। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं बीच में लाइन डिवाइड कर रही है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो एक लूप ये बन जाएगा, एक लूप ये बन जाएगा। और अगर ये यहाँ पे लगा डिवाइड ना होता, सिर्फ ये पूरा होता, तो यहाँ पे अगर दो सेल होते, ठीक है, तो हम क्या करते, एक ही लूप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे तीसरा I3 बना हुआ है ना, तो हमें क्या बस ये दो लूप बनना है, एक लूप ये बनना है A B C F A, तो हमने अप्रूविंग कर ली है। अभी एक लूप और बनेगा जो हम बनाएंगे F C D E करके, ठीक है। तो अभी हमने एक लूप लिया हुआ था, ठीक है। और ये जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं सर कि आपने एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज लिया है तो हमको भी क्लॉकवाइज ही लेना है। आप क्लॉकवाइज करिए या एंटी क्लॉकवाइज करिए, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। आपको साइन का ध्यान रखना है कि जो साइन कन्वेक्शन मैंने आपको बताए थे चारों भी, उनका ध्यान रखना है। आप सर्किट को चाहे क्लॉकवाइज सॉल्व करिए या एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, ये आपकी चॉइस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड लूप लेते हैं। तो सेकंड लूप हम लेंगे तो हम सेकंड लूप यहां से ले ले F C D E F करके, यानी कि लूप, उसी की आगे बात कर रहे हैं, लूप ले लेते हैं F C D E और F, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको से घुमाना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे जिधर हम जा रहे हैं करंट उधर ही जा रही है। क्या चीज लिखेंगे आपको पता है, जिधर हम जा रहे हैं करंट उधर जा रही है, यानी कि नेगेटिव में रखेंगे। तो हम कह सकते हैं भाई इधर हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं इसको भी हम लोग क्या ले लिया है, क्लॉकवाइज ले लिया, हम लिख देते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो इसको भी हमने क्या कर लिया, क्लॉकवाइज ले लिया है। तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो जिधर हम जा रहे हैं करंट उधर ही जा रही है, तो इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर ये हो जाएगा माइनस का I3 और R3, ठीक है। अब यहां तक आगे रखते हैं, यहां से आएंगे, जिधर हम जा रहे हैं करंट उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास, माइनस का आपके पास आएगा I2 और R2, ठीक है। जिधर हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन करंट जा रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस लिखा हुआ है। अब आगे आएंगे तो हम देख रहे हैं, अब क्या मिल गया आपको, सेल मिल गया। सेल में पहला कौन सा, निगेटिव मिल गया। और जब सेल में पहला निगेटिव मिल जाता है तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, उस सेल के पोटेंशियल को पॉजिटिव से लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, कौन सा लिखेंगे, E2 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का E2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सर E2 हम क्या कर दे, इसी को रोक दे और बाकी टर्म्स को बाहर रख दे, तो ये सब वैल्यू प्लस में हो जाएगी, I3 R3 और प्लस का I2 और R2, ठीक है। इसको भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे I3 की वैल्यू उसी तरह पुट कर देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आएगा E2 बराबर हमारे पास I3 की वैल्यू दो I1 प्लस I2, तो आएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 का सम है ना I3, तो रख सकते हैं। तो E2 बराबर I1 प्लस I2, ये हो जाएगा R3 प्लस का I2 और R2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ से ये हमारे पास क्या मिले, टर्म्स मिले हैं, इन टर्म्स के यूज करके हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल हम लोग उसका सॉल्व करेंगे, तो ये और भी अच्छे से चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। हाँ, एक लाइन यहाँ पे आप और नीचे लिख लीजिएगा नोट में करके, इसको पहली बार तो शॉर्ट फॉर्म में केवीएल लिखते हैं लोग, केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और पहले वाले जो हमने बताया था वहां पे केसीएल करते हैं, किरचॉफ करंट लॉ को। तो यहाँ पे जो होता है ये एनर्जी को कंजर्व करता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत पूछा आता है कि आप लिखा होगा किरचॉफ सेकंड लॉ, फिर आपको उसमें दिखना है कि किस चीज को कंजर्व करता है, तो एनर्जी को कंजर्व करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सेकंड लॉ क्या करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है। हाँ, तो आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन में सॉल्व करना है। Find the value of current I1, I2 and I3 in the given circuit using Kirchhoff law। तो हम लोग Kirchhoff law के नियम लगाकर यूज कर हम लोग I1, I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो सर्किट दिया गया है यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, ठीक है। दो हमारे पास क्या दिए गए हैं, सेल दिए गए हैं, एक 24 वोल्ट है, एक 27 वोल्ट का है, ठीक है। करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले लूप ले लेते हैं। हम ये जो डायरेक्शन में दिया गया है, ये कभी कोई क्वेश्चन में होता है डायरेक्शन मेंशन होगा, ठीक है। मोस्टली केसों में डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है, ये आपके ऊपर है कि आपको क्लॉकवाइज करना है कि एंटी क्लॉकवाइज करना है। रिजल्ट सेम रहेगा, मैं भी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले लूप हम ले रहे हैं
ए ऊपर वाले ले रहे हैं, ए बी सी, सॉरी हाँ ए बी सी डी ई करके, ठीक है। तो ऐसे लेना है सर्किट को, हम ले रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, लूप को एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहे लिख देते हैं कि लूप जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कौन सॉल्व करने जा रहे हैं, ए बी सी डी ए करके, ठीक है। क्योंकि क्या है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, यहीं पे लिखे दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में लूप हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। लूप ले लीजिए, कौन सा लूप हमने लिया है, ए बी सी डी और ए, ये हमने लूप लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी यहाँ जंक्शन पे लगेगा, जो करंट निकालनी होगी हमें, ठीक है। दोनों करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं पहले, तो हम रीडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमारा पाथ कैसा है, इधर से जा रहे हैं ना, ये हमारा डायरेक्शन है, तो इधर से जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या मिल रही है, करंट मिल रही है, कौन सी, I1 करंट मिल रही है। पर यहाँ पे आपको वही साइन कन्वेक्शन जो बताया है, इसी वीडियो में आप पीछे करके देखा आपने बताया हुआ था कि जिधर आप जा रहे हैं उसी साइड उसी डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, निगेटिव में लिखते रहेंगे। निगेटिव में लिखेंगे तो आएगा 2I1, और आगे आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि 24 वोल्ट की जो बैटरी दी गई है उसका टर्मिनल निगेटिव पहले मिल रहा है, और पहले मिल रहा है यानी कि उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, कितना है 24 वोल्ट। और उसी के आगे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या मिल रहा है, हमें मिल रही है बैटरी, ठीक है, सेल मिल रहा है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है यानी कि माइनस का 27, और आगे हम देखेंगे तो कितना आ रहा है, प्लस। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, करंट भी जा रही है। यहाँ देखिए I2 करंट कैसी है, हम सॉल्व करके ऐसे ला रहे थे तो हम जिधर जा रहे हैं उधर करंट भी जा रही है, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का कितना, 6I2 इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 27 में 24 क्या हो सकता है, माइनस हो जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं माइनस का 2I1, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 6I2 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यदि हम इन दोनों वैल्यू को बाहर लिख लें तो हम कह सकते हैं कि सर ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास कि 2I1 प्लस 6I2 इक्वल टू माइनस का 3, यानी कि ये और दोनों वैल्यू को करंट को हम बाहर लेके गए हैं, -3 को वैसे ही रखा गया है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, जो हमने निकाला है इसको इक्वेशन 1 नाम देके इसको रोक देंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, सेकंड लूप लेते हैं, ठीक है। सेकंड लूप हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे CDFEC करके। जिस भी पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है उस पॉइंट तक वापस आपको वहीं पॉइंट पर लेकर आना है, तभी एक क्लोज लूप माना जाएगा। तो अब लूप को लेते हैं, अब ये करने जा रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। लेके जाते हैं लूप CDFEC, ठीक है, इसको लेके जाते हैं। अब हम क्या करेंगे आगे, आप देखिए जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू लिखेंगे माइनस में 27, ठीक है। और आगे हम आते हैं जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो क्या मिल रही है, उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रही है, तो ये आएगा माइनस का 6I2। और आगे इधर आते हैं तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे जा रही है ना, और हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएगा ना सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट क्या है, उसके अपोजिट जा रही है। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे करंट कौन सी हो रही है, तो यहाँ पे करंट आपके पास आ रही है I3 करंट, ये कौन सी करंट आ रही है, I3 आ रही है, देखो यहाँ तक। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू होगी उसको लिखेंगे पॉजिटिव में, यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 4I3, ठीक है। और यहाँ तक हम लोग आ जाएंगे, इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, 0 कर सकते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लिखना चाहें तो हम क्या ले सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग 27 को उधर लेके जा सकते हैं, तो कह सकते हैं माइनस का 6I2 प्लस का 4I3 इक्वल टू ये आपके पास क्या हो जाएगा 27, ठीक।
यहाँ से हम लोग सेकेंड टर्म को बना लेंगे। इसको हम लोग सेकेंड सिक्स में इक्वेशन मान सकते हैं, तो द्वितीय इक्वेशन का हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं, अगर सी पॉइंट को देखते हैं और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं किरचॉफ का पहला लॉ जो था करंट लॉ। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर इस पॉइंट को मानते हैं भाई अगर जंक्शन है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट कौन सी आ रही है, I1 आ रही है। ठीक है, और क्या जा रही है, I2 जा रही है और I3 जा रही है इस पॉइंट से। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम KCL किरचॉफ का करंट लॉ जो फर्स्ट लॉ था, तो उस हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो I1 करंट होगी, जो I1 करंट होगी इस पॉइंट पे कौन सी आ रही है, I1 करंट आ रही है। ठीक है, वो क्या होगी, I2 और I3 के बराबर, उसी सम के बराबर होगी। तो कह सकते हैं I2 प्लस I3। तो इस चीज का हम लोग यूज भी करेंगे कि जहां पे I1 करंट हमें आ रही है वहां पे ये वैल्यू को हम लोग पुट ऑन करेंगे। तो I1 वैल्यू में कहाँ मिल रही है, पहले वाले में देखें हम लोग कर सकते हैं। तो जहां हमें I1 मिल रहा है वहां पे ये वैल्यू रख दीजिए। तो हम रखते हैं, I की वैल्यू कहाँ करनी है पुट ऑन, हमें करनी है पहली समीकरण में I की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हम पुट करते हैं, I1 की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 2 I1 बात करते हैं तो I1 कितना है, हम लिखेंगे I2 प्लस का I3 प्लस का 6I2 इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब ये I1 जो वैल्यू है I2 और I3 वो हमने कहाँ रखा है, I1 की यहाँ पे रख दिया है समीकरण 1 में। अब क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2I2 प्लस का 2I3 प्लस का ये हमारे पास क्या है 6I2 इक्वल टू -3। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 2I2 और ये भी क्या है 6I2 हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा 8I2 प्लस का 2I3 इक्वल टू माइनस का 3। ये कुछ टर्म्स आपको बन के मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा, इतना इजी नहीं है। और करते हैं इसमें, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन हमें क्या करने हैं, हमारे पास जो जितनी इक्वेशन दी गई हैं इन्हीं से हमें कुछ करना है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16I2 प्लस का 4I3 बराबर माइनस का 3 2 जा 6। ठीक, ये हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हमारे पास, दूसरी क्वेश्चन कौन सी है, ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम इक्वेशन को भी चाहे नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन का नाम देते हैं थर्ड। ये कौन सी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ वैल्यू निकालते हैं। तो करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 6I2 प्लस का 4I3 बराबर 27 करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 22I2 और ये तो कट गया है, और आगे हमारे पास आएगा माइनस का 33। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं I2 की वैल्यू, हो जाएगा माइनस का 33 डिवाइड बाई 22। इसको सॉल्व कीजिए तो 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 और 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आएगी 1.5 माइनस का। तो ये I2 हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5 एम्पियर। हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, I2 की निकाल ली। इतना ही नहीं करना है, अभी I1 और I2 की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, ये पोर्शन मैं रफ कर रहा हूँ तो 2 वैल्यू और निकाल देता हूँ और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस चीज का। आगे देखते हैं, तो अब क्या करेंगे, I2 वैल्यू हम इस इक्वेशन रख देते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन हमारी बनी थी, ठीक है, तो रखते हैं। तो हम करेंगे 8, ठीक है 8 और I2 हमारे पास कितना दिया गया है, अभी निकाला हम लोग ने माइनस का 1.5। ठीक, प्लस क्या रखना है 2I3 माइनस का 3।
ठीक, ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए तो आएगा माइनस का 12 प्लस का 2i3, और ये हमारे पास इक्वल में था भैया, इक्वल -3 था, तो हम कह सकते हैं माइनस का 3। अब ये वैल्यू हम क्या ले जाएंगे, उधर लेके जाते हैं, तो आ जाएगा 2i3 बराबर माइनस का 3 और -12 इक्वल को साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12। सॉल्व कर लेंगे तो 2i3 बराबर आएगा 9 और i3 यहां से निकाल लेंगे कि 9/2 यानी कि 4.5 एम्पियर। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, i3 की भी वैल्यू निकाल ली। अभी i1 की बची हुई है, i1 की यहीं पे रख दो, फट से निकल आएगी, रख लो। करोगे सर कि i1 बराबर क्या था i2 प्लस का i3, ठीक है, रख देते हैं। तो i1 हमारे पास निकालना है, रखेंगे i1, i2 कितना है माइनस का 1.5 और प्लस का कितना है ये 4.5। सॉल्व कर लो बच्चों, तो कितना हो जाएगा 4.5 से -1.5 माइनस हो गया, आ जाएगा 3। तो आप क्या कह सकते हो, आप आगे कह सकते हैं कि सर हमने तीनों वैल्यू निकाल ली है, तीसरी वैल्यू क्या निकली है, इसको रफ कर देते हैं भाई, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सर i1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 एम्पियर। तो हमने पूरे क्वेश्चन में क्या कर लिए, तीनों वैल्यू निकाल ली, सीक्वेंस में रखें तो देख लो i1 कितनी निकली 3 एम्पियर निकाली है, i2 हमने निकाली है माइनस का 1.5 एम्पियर, ठीक है, और हमारे पास i3 जो निकली है वो निकली थी 4.5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ देखो सारे टर्म्स हमने निकाल लिए। तो ये ही हमें क्या करना था, निकालना था इस क्वेश्चन में। तो आपने अभी पढ़ा कि कैसे हमने क्वेश्चन को, कैसे किरचॉफ लॉ के नियम क्या थे, कैसे उसकी प्रूविंग, कैसे टर्म्स उसके बने थे और किस तरीके से फिर हमने अप्लाई किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक दो बार आप और अच्छे से कर ले, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, और ठीक है, और अच्छे से करें। और वीडियो को भाई पसंद आ रहा है आप लोगों को तो शेयर करते जाइए, अपने अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए, और उसको देख भी लिया कीजिए 2-3 बार, तो आपको प्रिपेयर रहेगा। और क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।